अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख ललिता ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहा। शालिनी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए, डॉक्टर मनोहर ने ललिता की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर मनोहर के जाने के बाद ललिता थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनकी जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3-4 बार लंदन भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी चाय, पम्मी की आवाज़ से ललिता ने अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। ललिता इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वो अपने पति शिवा को जर्मनी के लिए विदा करके अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी ललिता के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों ने उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ दीदी, पम्मी की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। ललिता ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार ललिता के अंदर की उथल पुथल को शालिनी नहीं जान पाई थी। ललिता चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वो दुख जिसे ललिता ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो ललिता भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रहकर ललिता का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने वो माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय न था। ललिता के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ही किया करती थी। चाहे वो परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की, सभी विषय पर शालिनी ने एक अच्छी मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्रमंडली को उन माँ बेटी के इस मैत्रिक रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही शालिनी को ललिता की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आकाश के व्यापारिक मित्र, वो जाने माने उद्योगपति विश्वनाथ के बेटे शिवा का रिश्ता जब ललिता के लिए आया तो शालिनी ने चट मंगनी पर ब्याह कर दिया। ललिता ने शादी के बाद अपना जर्नलिज्म का कोर्स पूरा किया। दीदी, माँ जी खाने पर आपका इंतज़ार कर रही है, पम्मी ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी ललिता का मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वो चुप ही रही। माँ को दवा देकर ललिता अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी माँ और अपनी दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने ही निभाई। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया, लेकिन इसमें शायद
थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दे दी थी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता की अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। आज ललिता अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को ये इजाज़त देती है कि वो अपनी पुरानी गोपनीय बातों या प्रेम संगत की चर्चा अपने पति या बच्चों से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चों के बिगड़ते चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। ललिता का हृदय आज तर्क पर तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। ललिता सोच सोच कर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की वो डायरी पढ़कर ललिता तड़प कर रह गई थी, ये सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को सजाने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रही, उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही ललिता को पता चला कि उसकी माँ यानी शालिनी की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। शालिनी के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम उमेश साहनी था। ऊंची कद, काठी, गोरा रंग, रूपदार व्यक्तित्व का मालिक था उमेश। शालिनी पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होना था, इसलिए शालिनी ने पीएचडी करने की सोची तो उमेश ने भी हाँ भर दी। उमेश का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वो हर सप्ताह शालिनी से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी इस मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर शालिनी ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे उमेश ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। शालिनी की परवरिश उनके पिता, बुआ और दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। शालिनी को भी माँ के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने उन्हें कभी माँ की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर शालिनी ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई। शालिनी के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद उमेश लेकर आया था। उमेश ने अपनी तरफ से शालिनी को रत्न जड़ित सोने का अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी शालिनी अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी उमेश को अपने स्नेह और शगुन से शीर्ष पांव तक तौल दिया था। दोपहर के खाने के बाद बुआ जी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में उमेश और शालिनी बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लेकर आया। बुआ जी को थमा दी। रसीद पर नज़र पड़ते ही बुआ चीखते हुई बोली,
2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाकर स्टूडियो वालों को इन्हें चमका कर भेजने की याद आई है और पैसे लेने वो घर के अंदर चली गई। लो उमेश, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादें तुम भी शामिल हो जाओ, कहकर शालिनी ने एक एल्बम उमेश की ओर बढ़ा दिया और एक खुद देखने लगी। संयोग से शालिनी के बचपन की फोटो वाला एल्बम उमेश के हाथ लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर वो शालिनी को चिढ़ा चिढ़ा कर मज़े ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। ये कौन है शालिनी, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? उमेश जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी माँ है, तुम्हें तो पता है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, उमेश ने कहा। ये हम सबको छोड़कर वर्षों पहले ही मुंबई चली गई थी। ये स्वर बुआ जी का था। बात वहीं ख़त्म हो गई। शाम को उमेश सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद ललिता ने देखा कि डायरी की कई पन्ने खाली थे, जिसे उदास हों। फिर अचानक एक दिन उमेश शालिनी के पिता का माफ़ी भरा फ़ोन आया कि ये शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे शाम सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। उमेश 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना करके जापान चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ उमेश के घर वाले जहाँ शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ शालिनी के घर वाले क्रोधित व अपमानित थे। लाख चाह कर भी शालिनी उमेश से संपर्क ना बना पाई और ना ही इस धोखे का कारण जान पाई। जग हंसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। शालिनी के लिए ये दूसरा बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआ जी ने फिर से शालिनी को अपने आंचल से समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उसे 2 साल लग गए तो उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। बुआ जी ने इन्हें अपना वास्ता देकर उमेश शालिनी जैसी ही मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे आकाश से उसका विवाह कर दिया। अब शालिनी अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आकाश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और ललिता जैसे बेटी। सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तक शालिनी अपने उस पुराने टीस को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी, उन पन्नों में जहाँ उमेश के लिए उसकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं आकाश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों में ललिता ने अपना बचपन पढ़ा। रात के 3 बजे अचानक ललिता की आंख खुल गई। लेटे लेटे वो माँ के बारे में सोच रही थी। वो उनके उस दुख को बांटना चाहती थी, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस बड़ी सी पोस्टनुमा तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वो पलंग से उठकर तस्वीर के करीब आ गई। काफ़ी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से वो पलंग पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह 6 बजे ही उसने पापा को फ़ोन लगाया। सुनकर ललिता आश्वस्त हो गई कि पापा के लौटने में सप्ताह भर बाकी है। वो पापा की गैर मौजूदगी में
अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वो दिल्ली में ही रह रहे दूसरे पत्रकार मित्रों से फ़ोन पर बातें करती रही। दोपहर तक उसे ये सूचना मिल गई कि उमेश साहनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में है। शाम को माँ को बताया कि दिल्ली में उसकी एक पुरानी सहेली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही हैं और इस फिल्म निर्माण का अनुभव वो भी लेना चाहती है। माँ ने हमेशा की तरह हामी भर दी। ललिता नर्स और पम्मी को कुछ हिदायतें देकर दिल्ली चली गई। अब समस्या थी उमेश साहनी जैसी बड़ी हस्ती से मुलाकात की। दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय उसके पास नहीं था, इसलिए उसने योजना के अनुसार अपने ससुर विश्वनाथ से अपने ही एक दोस्त का नाम लेकर उमेश साहनी से मुलाकात का समय फिक्स कराया। विश्वनाथ के लिए ये कोई बड़ी बात ना थी। अगले दिन सुबह 10 बजे का वक्त ललिता को दिया गया। आज ऐसे वक्त में पत्रकारिता का कोर्स उसके काम आ रहा था। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ललिता ठीक 10 बजे उमेश साहनी के सामने थी। वो इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती व पत्नी भी उनके साथ थे। ललिता उमेश से क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार होकर आई थी। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक उमेश साहनी की ओर बढ़ा दी। उमेश साहनी ने जैसे ही चश्मा लगाकर पेन पकड़ा, उनकी नज़र शालिनी की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसके नीचे लिखा था, मैं शालिनी जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते ही उमेश का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र ललिता पर डाली और बुक में कुछ लिखकर बुक ललिता की ओर बढ़ा दी। फिर चश्मा उतारकर पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आँखों को पोंछा। ललिता ने पढ़ा लिखा था, जीते रहो, अपने नंबर दे जाओ। पढ़ते ही ललिता ने पर्स में से अपना कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फ़ोन से उसका पता मालूम करके 5:30 बजे ही उमेश साहनी से सिर पर मफलर डाले ललिता के सामने थे। सुबह की सैर का यही 1 घंटा है जब मैं नितांत अकेला रहता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। ललिता उन्हें इस तरह देख आश्चर्य में तो जरूर थी, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, सर, समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है। उमेश भी उसी लहजे में बोले। तब तक वेटर चाय रख गया। मेरी मम्मी आपकी ही ज़बान से कुछ जानना चाहती है, गंभीरता से ललिता ने कहा। सुनकर उमेश साहनी की नज़रें झुक गई। आप मेरे साथ कब चल रहे हैं माँ से मिलने? बिना कुछ सोचे ललिता ने अगला प्रश्न किया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूं तो? उमेश साहनी ने सख्ती से पूछा। मैं इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं करती, मगर इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उनका ज़रा सा भी सम्मान करते हैं तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। कहते कहते नफरत और दुख से ललिता की आंखें भर आई। क्या हुआ शालिनी को? चाय का कप मेज पर रखकर चौंकते हुए उमेश ने पूछा। उन्हें कैंसर है और पता नहीं अब कितने दिन की है, ललिता भरे गले से बोल गई। ओह सॉरी बेटा, तुम जाओ, मैं जल्दी ही मुंबई आऊँगा, उमेश साहनी धीरे से बोले और ललिता से उसके घर का पता लेकर चले गए। दोपहर को ललिता माँ के पास पहुँच गई। कैसी रही तेरी फिल्म?
माँ ने पूछा। अभी पूरी नहीं हुई मम्मी, पर वहाँ अच्छा लगा, कहकर ललिता ने माँ के गले लग गई। दीदी, कल रात माँ जी खुद उठकर अपने स्टोर रूम में गई थी। लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही थी। काफ़ी परेशान लग रही थी, पम्मी ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद माँ से आंखें बचाकर उसने उनकी डायरी स्टोर रूम में ही रख दी। उसी रात ललिता को उमेश साहनी का फ़ोन आया कि वो कल 11:30 बजे की फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। ललिता को माँ की डायरी का हर वो पन्ना याद आ रहा था जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार उमेश उसके सवालों के जवाब दे जाते। कल का दिन माँ की जिंदगी का अहम दिन बनने जा रहा था। यही सोचते हुए ललिता की आंख लग गई। अगले दिन उसने नर्स से दवा आदि के बारे में समझकर उसे भी रात को आने को बोल दिया। करीब 1 बजे उमेश साहनी उनके घर पहुँचे। ललिता ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे डाली। आप यहीं बैठिए, मैं माँ को बताकर आती हूँ। एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता ना चले, शायद बेटी के आगे वो कमज़ोर पड़ जाएं। ललिता ने कहा। ऊपर चली गई। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है, उसने अनजान बनते हुए कहा। कौन है? माँ ने सूप का बावल पम्मी को पकड़ाते हुए पूछा। कोई मिस्टर उमेश साहनी नाम के सज्जन हैं, कह रहे हैं दिल्ली से आए हैं। ललिता वैसे ही अनजान बनी रही। कौन आया है? माँ के शब्दों में एक शक्ति सी आ गई थी। ऐसा करती हूँ, आप यहीं रहिए, उन्हें ही ऊपर बुला लेते हैं। माँ के चेहरे पर आए भाव ललिता से देखे नहीं जा रहे थे। वो जल्दी से कहकर बाहर आ गई। शालिनी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। ये वो मुलाकात थी जिसके बारे में उन्होंने हर दिन सोचा था। थोड़ी देर में ललिता के पीछे पीछे उमेश साहनी कमरे में दाखिल हुए। शालिनी के पसंदीदा पीले गुलाबों के बुके के साथ। शालिनी का पूरा अस्तित्व कांप रहा था, फिर भी उन्होंने उमेश का अभिवादन किया। ललिता इस समय की माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझ रही थी। वो आज माँ को खुलकर बातें करने का मौका देना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर मनोहर के पास उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेने के बहाने वो घर के बाहर चली गई। कितनी बेशर्म हो तुम, जो इस तरह से मेरे सामने आ गए। ना चाहते हुए भी शालिनी क्रोध से चीख उठी। कैसी हो शालिनी? उसकी बातें पर ध्यान न देते हुए उमेश ने पूछा और पास के सोफे पर बैठ गए। अभी तक जिंदा हूँ। शालिनी का क्रोध तूफान पर था। उनका मन तो कर रहा था कि जाकर उमेश का मुंह नोच लें। इसके विपरीत उमेश शांत बैठे थे। शायद वो भी चाहते थे कि शालिनी के अंदर का भरा क्रोध आज पूरी तरह से निकल जाए। होटल ताज में विश्वनाथ जी से मुलाकात हुई थी। उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला। तभी से मन बार बार तुमसे मिलने को कह रहा था। उमेश ने ललिता के सिखाए शब्द दोहराए दिए, परंतु ये स्वयं उसके दिल की बात भी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया उमेश? अपलक उमेश को देख रही शालिनी ने उनकी बातों को अनसुना कर अपनी बात रखी। इतने में पत्नी पम्मी चाय और नाश्ता रख गई। तुम्हें याद है वो दोपहर जब मैंने एक तस्वीर के विषय में तुम्हें पूछा था और तुमने उन्हें अपनी माँ बताया था? उमेश ने शालिनी को पुरानी बातें याद दिलाई।
शालिनी यूं ही खामोश बैठी रही तो उमेश ने आगे कहना शुरू किया। उस तस्वीर को मैं तुम सबसे छिपाकर एक शक दूर करने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गया था। मेरा शक सही निकला था। ये वृद्धा यानी तुम्हारी माँ वही औरत थी जो दिल्ली में अपनी पार्टनर के साथ एक मशहूर ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर चलाती थी। इससे पहले वो यहीं मुंबई में मॉडलिंग करती थी। उसका नया नाम ब्यूटी था। इसके बाद उमेश ने अपनी चाय बनाई और शालिनी को भी दिया। उसने आगे बोलना शुरू किया। उस मसाज सेंटर की आड़ में ड्रग्स की बिक्री, वेश्यावृत्ति जैसी धंधे होते थे और समाज के उच्च तबके के लोग वहाँ के ग्राहक थे। वो तो ये बात थी, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? रोते हुए शालिनी ने पूछा। जब मैंने MBA में नया दाखिला लिया था तब मेरे दोस्तों में से कुछ लड़के भी वहाँ के ग्राहक थे। एक बार हम दोस्तों ने दक्षिण भारत घूमने का 7 दिन का कार्यक्रम बनाया और हम सभी इस बात से बहुत रोमांचित थे कि उस मसाज सेंटर से हम लोगों ने जो 2 कॉल गर्ल्स बुक कराई थी उनमें से एक ब्यूटी भी थी, जिसे हाई प्रोफाइल ग्राहकों के बीच पुरानी शराब कहकर बुलाया जाता था। उसकी उम्र उसकी व्यापार के आगे नहीं आई थी। उमेश ने अपनी बात जारी रखी। उसे अब शालिनी के सवाल भी सुनाई नहीं दे रहे थे। चाय का कप मेज पर रखते हुए उमेश ने फिर कहना शुरू किया। मेरी परवरिश ने मेरे कदम जरूर बहका दिए थे शालिनी, पर मैं इतना भी नीचे नहीं गिरा था कि जिस स्त्री के साथ 7 दिन बिताए थे उसी की मासूम और अनजान बेटी को पत्नी बनाकर उसके साथ जिंदगी बिताता। मेरा विश्वास करो शालिनी, ये घटना तुम्हारे मिलने से पहले की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने परिवार की बदनामी का भी डर था, इसलिए तुमसे बिना कुछ कहे सुने दूर हो गया। ये कहकर उमेश ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया। आज वर्षों के बोझ उनको मन से हटा गया था। शालिनी भी अब लेट गई थी। वो अभी भी खामोश थी। थोड़ी देर बाद उमेश चले गए। उनके जाने के बाद शालिनी बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने पर जब ललिता ने उमेश के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 3 महीने के बाद शालिनी चल बसी, परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया था। उनके मुत्तु चेहरे पर भी ललिता ने गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान देखी थी। माँ की 13वीं वाली दिन अचानक ललिता को उस डायरी की याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना उमेश, तुमने अपने साथ साथ मेरे परिवार की इज्जत भी रख ली थी। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मेरी सारी प्यास बुझ गई। पढ़ते ही ललिता ने डायरी सीने से लगा ली। उसमें उसे माँ की गर्माहट महसूस हुई थी। आज उसे स्वयं पर गर्व था, क्योंकि उसने सही मायने में माँ के प्रति अपनी दोस्ती का फर्ज जो अदा किया था। उम्मीद है दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उनकी निगाहों में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्स नज़र आता है। आयुष ने एकटक अनुष्का को देखते हुए कहा तो वो हंस पड़ी। चलो आज तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा दूँ। आयुष ने अनुष्का का हाथ थामकर फिर से कहा। अनुष्का खुशी से चीख पड़ी। सच? उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए आयुष ने कहा, सोचता हूँ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करवा लूँ।
अनुष्का ने हौले से पलकें उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो ना कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। अनुष्का की बात सुनकर आयुष हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच अनुष्का, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी परमिशन मिल जाए। ज़रूर मिल जाएगी परमिशन। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है, सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर संडे वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहनकर चलूँगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नज़र में पसंद आ जाऊं। ये कहकर उसने अपना सर आयुष के कंधों पर टिका दिया। आयुष और अनुष्का एक ही ऑफिस में पिछले 3 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। अनुष्का पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर आयुष भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली बार आयुष ने साफ तौर पर अनुष्का से दिल की बात कही थी। दोनों के दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। अनुष्का ने एक सुंदर हल्के नीले रंग का क्रॉप टॉप सूट पहना, उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ दुपट्टा लिया, माथे पर नीली रंग की बिंदी लगाई, होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक लगाकर बालों को खुले छोड़ दिए। हाई हील्स पहनकर जब वो आयुष के सामने आई तो वो आहें भरता हुआ बोला, आज तो महताब जमीन पर उतर आया है, साथ साथ चलेगी रोशनी सारी रात। मिस्टर शायर, आप कहें तो हम प्रस्थान करें? मुस्कुराकर अनुष्का ने कहा और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर आयुष ने बेल बजाई तो अनुष्का का दिल धड़क उठा। वो पहली बार अपनी भावी सास ससुर से मिलने वाली थी। दरवाज़ा आयुष की माँ ने खोला, पीछे से उसके पिता भी आ गए। अनुष्का ने जल्दी से दुपट्टा सर पर रखकर सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से अंदर ले आई। इधर अनुष्का इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे आयुष के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वो कंफ्यूज में थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर आयुष के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटा तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी, कंकर बाग में। जवाब देकर अनुष्का ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी आयुष से मिलने दिल्ली आए भी नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? आयुष की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी, एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वो सब छोड़ और ये पता कि तुझे पसंद क्या है।
वही बना देती हूँ। अनुष्का तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी, आप बैठो ना, मैं बनाती हूँ। इसके बाद अनुष्का ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने अनुष्का को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। अनुष्का ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी, अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए ना, और आप दोनों की शादी की तस्वीर भी। अरे बेटी, अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी। और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज? क्या बात है आंटी, उस ज़माने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली? अब चल सो जा, अनुष्का, पुरानी बातें याद करने से क्या फ़ायदा। ये कहकर सास करवट बदल कर सो गई। इधर अनुष्का सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। अनुष्का के मन में अभी भी कुछ उलझनें भी थी, मगर आयुष बहुत खुश था। अनुष्का को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स पॉजिटिव जो था। अनुष्का ने अपने मन की बात आयुष को नहीं बताई। वो उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर अनुष्का ने नेट पर खोज खबर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने आयुष के माँ बाप के साथ अपनी फ़ोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, ये फ़ोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अनुष्का के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचाने से लगते हैं, पर याद नहीं आता कि कौन है। जवाब पढ़कर अनुष्का चुप रह गई। धीरे धीरे ये बात उसके दिलो दिमाग से उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियां में अनुष्का ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वो उत्साहित थी, मगर आयुष से बिछड़ने की एहसास से मन भारी हो रहा था। किसी तरह आयुष से विदा लेकर वो ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वो आयुष और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। जब वो आयुष के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में आयुष के दिल की बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियारों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा। जब स्कूल में पढ़ने वाली अनुष्का अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी, वो मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटिया जो थी। दरवाज़ा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पुराने यादों के साए फिर से उसके मन को छूने लगे। बैग एक कोने में पटक कर वो बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन अनुष्का ने जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाए। तीसरे दिन वो थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसे जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पहुंचकर अनुष्का ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में आयुष के पिता दिखाई दिए। हालांकि वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे थे, मगर वो उनका चेहरा एक नज़र में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे आयुष की माँ भी दिखाई गई। अनुष्का को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों से उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वो फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने
आयुष के पेरेंट्स की फ़ोटो पहचाने क्यों नहीं, जबकि वो कॉलेज में साथ थे। काफ़ी देर तक अनुष्का यही सब सोचती रही। तभी उसे श्रद्धा काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। अनुष्का ने अपने साथ वो तस्वीर भी ले ली। श्रद्धा आंटी का बेटा सुमंत उसका बचपन का साथी था। श्रद्धा काकी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद अनुष्का ने वो तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब अनुष्का ने आयुष के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वो भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम आकाश और शारदा से कब मिली? वो दोनों कैसे हैं बेटा? आप जानती हैं उन्हें? हाँ मेरी बच्ची, वो तस्वीर दिखा अपने पापा वाली। उसमें भी तो वो दोनों खड़े हैं ना? पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना नहीं। अनुष्का की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई। फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था? पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। शारदा दलित थी ना। सरपंच ने लठैतों को भेजा उनका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। ये भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आँख तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने आकाश के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला, छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। ये सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। इधर आकाश और शारदा किसी तरह अपने जान बचाकर कहीं भाग गए। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अनुष्का चुपचाप काकी से ये बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडर ही है। कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं सुमन को भेजती हूँ तेरे साथ। अनुष्का सुमन के साथ उस खंडर नुमा घर को देखने पहुंची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम घुटता वीरानापन, सब चीख चीख कर उस स्याह काली रात का दर्द बयां करते देखे। अनुष्का ने मोबाइल से तस्वीरें खींची, एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया। फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वो आयुष के पिता से मिली और भरी आँखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए अनुष्का की ओर देखा। अनुष्का ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर आयुष के पिता की आंखें भर आई। वो समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वो सब बहू जान चुकी है। आयुष के पिता ने अनुष्का के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिए। अनुष्का ने फैसला कर लिया था कि अब वो जल्द ही आयुष से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। आयुष से भी सच्चाई छिपा कर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का हार्ट ऑपरेशन होने वाला है। ये सुनकर उसने आयुष से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाजी तरीके से शादी करना तय हुआ। अनुष्का ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन
बात की रखवाई जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सके। शादी वाले दिन अनुष्का की मम्मी ने आयुष की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं सकी और शारदा कहकर एकदम से उनके गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेलियां जो मिली थी। आयुष के पिता भी अनुष्का की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगे पलकों से पुराने दिन याद करने लगे। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह निपट गया। अनुष्का की मम्मी अब घर लौटने वाली थी। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने अनुष्का को गले लगाया और रोते हुई बोली, बेटा मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतज़ाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं ये मानती हूँ, मगर उसी दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्हें अपने किए हुए पर बहुत पछतावा भी है। मुझसे शादी होने के बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। जानती है, मैं जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरा पाप धोने वाली है। वो उसी दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरे आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से ये दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा था। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी ज़िंदगी का दर्द थोड़ा कम कर देगी। सच मम्मी, पापा सब कुछ समझ गए। अनुष्का की आंखें भर आई। हाँ बेटा, और वो तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी, पापा को कहना हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर उसने मम्मी को गले से लगा लिया। उसकी आंखें में खुशी की आंसू थी। उम्मीद है ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि ज़रूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है। दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊँगा तब वो पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे मदन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट। इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मदन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मदन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद आनंद सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि आनंद सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे। उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मदन परीक्षा कक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। आनंद सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मदन ने पहले प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार में बताइए। मदन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया।
पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में वो लगभग 15 घंटा काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार करती है। बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है। लगभग रोज़ 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है और शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। तो लगभग 10 घंटे तक मैं व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद मदन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी और दीदी मिलकर 5,000 कुल जोड़ लेते हैं। कुल आमदनी 15,000 रुपया है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान। आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण मदन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की और 4 नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। मदन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक आवश्यक ज़रूरत की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज़ मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है। अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो मदन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्ज़ी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाना खाकर उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मदन को याद आया कि आलू की सब्ज़ी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्ज़ी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्ज़ी खा ली थी और फिर मैं थूक दिया था और फिर पूछा था कि मम्मी तुम इतनी कड़वी सब्ज़ी क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्ज़ी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मदन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा, ये कहकर निकला हूँ। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की और प्रश्न था, आपको अपने घर में मिल रहे पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपया देते हैं
उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम और चश्मा लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपया देते हैं। वो खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्क में डालकर बचत करती है। उसके किसी प्रकार के कोई शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। इसके बाद प्रश्न था 8। आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? ये प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई, मदन, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य रूप से निभा रहे हो क्या? और अंतरात्मा से ही जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9। आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं क्या? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मदन की आंखें भर आई। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैं बहुत बार अच्छे रिजल्ट की प्रॉमिस तोड़ी है, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न था प्रश्न नंबर 10। पारिवारिक जीवन में असर कारक भूमिका निभाने के लिए इस छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में मदन की कलम चले। इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रख कर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ न लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर मदन उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये ले 8,000 रुपया। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। दीदी ने मदन को पैसे पकड़ा दिए। मदन ने पूछा, कहाँ से लाई हो पैसा? तब दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मदन की दृष्टि पैसों पर स्थिर हो गई थी। दीदी फिर बोली, भाई मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैं अपने शौक़ के बजाय अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे घर के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज़ ऑटो चलाते हैं ताकि मुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। मदन के हाथ में पैसे देकर दीदी घर चली गई। उसी समय मदन का दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। उसने अच्छे से बाइक को चमका दिया था। दोस्त ने कहा, ले मदन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 रुपया में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 रुपया में है। मदन बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उसे 12,000 रुपया में दे दो।
मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। ये कहकर मदन सीधा आनंद सर की कैबिन में जा पहुंचा। आनंद सर ने मदन की ओर देखा और पूछा, अरे मदन, कैसे लिखा है पेपर में? तब मदन बोला, सर ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु वो जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और इतना कहकर आनंद सर के चरण स्पर्श किए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मदन ने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। मदन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मदन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा मुझे ऑटो की भी चाबी दे दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना, रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मदन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए तुम्हारे पापा दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तब मदन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को आपकी पसंद की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैं आखिरी जवाब नहीं लिखा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूँ को पीसने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। इसी समय आनंद सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मदन वाह, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में करके दोगे। मदन आनंद सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? तब सर बोले, मुझे मिलकर तुम्हें चले गए, उसके बाद मैं तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुना। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और उस परीक्षा में तुमने पहली नंबर पाया है। ऐसा बोलकर आनंद सर ने मदन के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। मदन ने तुरंत ही सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा।